अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय की एक और बेहतरीन लर्निंग के साथ उपस्थित हैं। आज की हमारी विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय कविता चौबे मैम हैं। आज हम कक्षा 7वीं के विज्ञान के पाठ 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन पर संवेदनशीलता के साथ बात करते हुए अपनी विषयगत समझ को स्ट्रॉन्ग, कॉन्क्रीट और सुदृढ़ बनाएं। उसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव, आज की हमारी एक्सपर्ट माननीय कविता चौबे मैम और आप सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों, उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए आज की इस वंडरफुल लर्निंग को हम प्रारंभ करें और इसके लिए सम्मान के साथ आमंत्रित करें माननीय कविता चौबे मैम। थैंक यू सर। बच्चों, आज हम जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए हम उससे पहले उस अध्याय तक, उसके शीर्षक तक पहुंचने से पहले हम एक गीत सुनाते हैं आपको, और आप गैस करिएगा जो हम आज अध्याय पढ़ने वाले हैं वो किससे संबंधित है। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अज जल न बहाया करो, जल ही जीवन है, जल से कल है, इसे व्यर्थ न बहाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अज जल न बहाया करो, जल ही जीवन है, जल से कल है, इसे व्यर्थ न बहाया करो। आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा जो विषय है, जो अध्याय है, वो है जल। लेसन अध्याय 16, जल एक बहुमूल्य संसाधन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। कल्पना कीजिए कि क्या होगा जब आपको एक बाल्टी पानी दिया जाए और बोला जाए कि आप दैनिक जीवन के जितने भी कार्य हैं, जैसे कपड़े धोना, बर्तन मांजना, स्नान करना और घर की साफ सफाई करना, तो क्या आप एक बाल्टी पानी में ये सारे कार्य कर सकते हैं? मान लीजिए ये आपको एक बाल्टी पानी दिया और इस बाल्टी पे कितने लीटर पानी आ रहा है? लगभग 15 लीटर, है ना। यदि ये 15 लीटर की बाल्टी है और इसमें आपको एक बाल्टी पानी दिया गया और बोला गया कि आप दिन भर के सारे काम इस एक बाल्टी से करिए, तो क्या ऐसा करना संभव है? आप ये सारे काम, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, स्नान करना और इन काम के अलावा पानी का उपयोग पीने के लिए भी होता है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं, हम इतने कम पानी में ये सारे काम नहीं कर सकते। लेकिन आज क्या हो रहा है? जल की बहुत बर्बादी हो रही है। जो ये बहुमूल्य संसाधन है जो जल, इसकी कमी निरंतर हो रही है। इसके क्या कारण है, हम आज इसके बारे में आपको बताएंगे। 22 मार्च 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या कारण है? 22 मार्च विश्व जल दिवस, इस रूप में इसको मनाया जाता है। इसको मनाने का कारण क्या है? क्यों मनाना पड़ रहा है विश्व जल दिवस? इसका कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को जल संरक्षण के लिए जागरूक करना। जल संरक्षण यानी जल का हम कैसे सदुपयोग करें, कैसे जल को हम बचाएं कि वो भविष्य के काम में आ सके, इसकी कमी ना हो। जो हमारा भौम जल है
उसमें कमी ना आए, सबको पर्याप्त पानी मिलता रहे। तो विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है, इसके द्वारा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि सभी व्यक्तियों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करना। आपने सभी जगह जब देखे होंगे दीवार में जल से संबंधित नारे लिखे देखे होंगे, जैसे जल है तो कल है, जल ही जीवन है, और बहुत से नारे आपने देखे होंगे, जैसे पानी की रक्षा, देश की सुरक्षा, जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने करो जतन। आप लोगों ने भी स्कूल में नारे इस तरह से बनाए होंगे। तो सन 2003 में अंतरराष्ट्रीय आलवण जल वर्ष मनाया गया था। सन 2003 में अंतरराष्ट्रीय आलवण जल 2003 में बनाया गया था अंतरराष्ट्रीय आलवण जल। आलवण यानी क्या मतलब हुआ? अंतरराष्ट्रीय आलवण जल। आलवण यानी जिसमें कोई भी अशुद्धि ना हो, जो पीने लायक हो पानी, है ना। आलवण जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो, पीने योग्य पानी, मतलब आलवण। तो 2003 को अंतरराष्ट्रीय आलवण जल वर्ष बनाया गया था, जिसमें लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया गया था। जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया गया था। तो आइए आज हम इस जो अध्याय है जल एक बहुमूल्य संसाधन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है, और भौम जल क्या है, जल प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, जल चक्र क्या है, इन सभी के बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत आपको जानकारी देंगे। तो हम आपने देखा होगा कि पढ़ा भी होगा कहीं, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो वो नीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? नीली। ये एक प्रश्न है कि पृथ्वी से अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बताते हैं अभी। पहले आप ये देखिए पाई चार्ट, इसमें जल की मात्रा कि पृथ्वी पर कितनी है, हम इसको एक पाई चार्ट के माध्यम से आपको बता सकते हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा है 71%, मतलब 71% में समुद्र महासागर है, और 29% क्या है? थल। 71% क्या है? पानी, और 29% है थल। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है? 71% वाले हिस्सा पानी से भरा हुआ है, मतलब समुद्रों के रूप में, महासागरों के रूप में, और 29% थल स्थल है। अब हम आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न
जो पूछा गया है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है। यदि हम जवाब ऐसा भी दे सकते हैं कि पृथ्वी पर 71% क्या है, पानी। इसलिए जब हम ऊपर से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं, तो हमें पृथ्वी नीली दिखाई देती है। और यदि हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था प्रकाश वाला, यदि हम उसको ध्यान में रखते हैं, यदि इसका आंसर लिखें, तो क्या होगा, जब अंतरिक्ष से हम कहाँ देखते हैं, पृथ्वी पर, तो जो सूर्य से चलकर आने वाली जो किरणें जब जल पर पड़ती हैं, तो क्या होंगी, वो सभी रंगों को जो जल है अवशोषित कर लेता है, सिर्फ नीले रंग को वो परावर्तित करता है। क्योंकि वो नीले रंग को परावर्तित करता है, इसलिए पृथ्वी हमको कैसी दिखाई देगी, जो जल है वो कैसा दिखाई देगा, पृथ्वी, क्योंकि 71% पानी है। जब 71% पानी क्या करेगा, नीले रंग को परावर्तित कर देगा, बाकी के रंग को वो पानी अवशोषित कर लेगा और नीले रंग को वो परावर्तित कर देगा। इसलिए पृथ्वी हमको अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। यदि हम लाइट वाले चैप्टर को ध्यान में रखें, यदि आंसर लिखें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये भी सही है कि ऊपर से, क्योंकि 71% भाग पर पानी है, इसलिए अंतरिक्ष से हमको पृथ्वी नीली दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि ये जो 71% पानी है, इस 71% पानी में कितने प्रतिशत पानी आपके उपयोग के लिए है। उपयोग हेतु जल, हमने आपको बताया 71% भाग में क्या है, पानी है, और 29% स्थल है। तो इस 71% में, मतलब जो भाग है, 71% भाग पृथ्वी का पानी से घिरा हुआ है और 29% थल है। अब जो जल है कितने प्रतिशत पीने लायक है और कितने प्रतिशत वो मतलब उपयोग हेतु नहीं है। आइए हम इसको भी एक पाई चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये जो 97% ये है लवणीय जल, मतलब इसका उपयोग आप पीने के लिए नहीं कर सकते, दैनिक क्रियाकलाप के लिए इसको नहीं कर सकते हो। ये कहाँ से मिलता है, समुद्रों में और महासागरों में। अब बच रहा है 3%। 97 तो लवणीय जल निकल गया जिसका आप उपयोग नहीं कर सकते। 3% बच रहा है। 3% में से ये 2% बर्फ के रूप में रहता है। कहां पर पाया जाएगा, ये ध्रुवों में। बर्फ के रूप में 2% जो जल है बर्फ के रूप में ध्रुवों में पाया जाता है। अब चूंकि ये बर्फ के रूप में है तो इसका भी आप उपयोग नहीं कर सकते। मात्र 1% जल है जो कि अलवणीय होता है, जो आपके उपयोग के लिए रहता है। कहां पे मिलेगा ये, नदियों में, झरनों में, भौम जल में, जलवाष्प। भौम जल कहां से में कैसे होगा, भौम जल जमीन के अंदर जो जल पाया जाता है वो कहां से आता है, वर्षा का जल होता है।
ठीक है, इसको हम आगे जब पाठ बढ़ेंगे आगे तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो उपयोग हेतु मात्र 1% जल है, तो हम क्या इस 1% जल को यदि हम भविष्य में भी चाहते हैं कि सबको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, पीने के अलावा कृषि कार्य के लिए, है ना, पानी की आवश्यकता है, तो ये सभी उद्योग धंधों के लिए भी पानी की आवश्यकता है। तो इस जल को बचाने के लिए हालांकि अभी रिसर्च चल रही है कि समुद्रों के जो जल को भी पीने लायक उपयोग हेतु कैसे बनाया जा सके। तो उपयोग हेतु सिर्फ मात्र 1% जल है जिसकी अपन को सुरक्षा करनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे जल की अवस्थाएं। हमने जब पिछले पाठ आपको पढ़ाए थे तो उसमें भी हमने बताया था कि जो जल है वो कितनी अवस्थाएं होती हैं जल की। 3 अवस्थाएं आपको बताई थी, ठोस, द्रव और गैस। ये हमने आपको जल की तीनों अवस्थाएं बताई थी। ठोस यानी किस रूप में रहेगा ये, बर्फ के रूप में, ठोस अवस्था यानी बर्फ के रूप में, और ये कहां पे मिलेगा, ध्रुवों पर। ठीक है, ये ठोस अवस्था हो गई, कहां पे मिलेगा ये, ध्रुवों पर। द्रव अवस्था में पानी, कहां पे मिलेगा ये, समुद्र में, महासागरों में, नदियों में, है ना। आपको द्रव का भी गुण मालूम है, इसको जिस पात्र में डाला जाए ये उसी का रूप ले लेता है ना। ठोस का एक निश्चित आकार होता है, द्रव को जिस पात्र में डाला जाए वो उसका आकार ले लेता है। और गैस, गैस यानी कहाँ पे मिलेगा गैस का, जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प कहाँ मिलेगी, वायु में। मान लीजिए ये नदी है, ये पानी गर्म होके भाप के रूप में, ये हो गई भाप। तो जल की अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी बर्फ के रूप में, कहा मिलेगा, ध्रुवों पर। द्रव पानी यानी कहा मिलेगा, समुद्रों में, महासागर, जितने भी जल के स्रोत हैं जैसे, तो वहां पर ये पानी मिलेगा। गैस में क्या होगा, जल स्रोतों से पानी गर्म होकर ऊपर उठेगा, तो वो हो गई वाष्प। वाष्प यानी जल वाष्प जब गर्म होके ऊपर उठती है तो वो हो गया उसका गैसी अवस्था। अब इसको ठोस, द्रव और गैस, इसको हम एक दूसरे चित्र के माध्यम से भी आपको समझा सकते हैं, आप उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बर्फ है, जब इसमें क्या होता है, मेल्टिंग होती है, मतलब गलन होता है, तो क्या होगा, गलने के बाद ये काहे में बदलेगा, जब ये गलेगा तो काहे में बदलेगा, जल में। और इस जल को हम वापस
जमाए, फ्रीजिंग करें, ठीक है। बर्फ पिघल कर क्या बनेगा, जल। और जल को फिर यदि हम ठंडा करें, जमाए, फ्रीजिंग करें, तो ये क्या हो जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। अब इस जल को यदि हम क्या करें, कौन सी क्रिया होगी, यदि इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाष्पन क्रिया होगी। जल गर्म होके हल्का होके क्या ऊपर की ओर उठेगा, भाप बन के उड़ेगा, तो वाष्पन क्रिया। इस वाष्पन को यदि जल वाष्प को क्या करें हम, वाष्प बन के उड़ेगा, पानी का उठना वाष्पन, जल वाष्प के रूप में। फिर क्या होगा, इस जल वाष्प को अपन क्या कर लें, संघनित कर लें, यानी कंडेंसेशन। क्या होगा, ये ठंडी होके जल वाष्प वापस काय में बन जाएगी, जल में। पर मेल्ट करा, मेल्टिंग हुआ, इसका गलन क्रिया हुई, जल में बदलेगा। इस पानी को यदि हम ठंडा करते हैं, जमाते हैं, तो वापस बर्फ बनती है। इसी जल को यदि हम गर्म करते हैं तो वाष्पन क्रिया होती है, जल वाष्प बनती है। इसी जलवाष्प, ये जलवाष्प ठंडी होकर क्या बनेगा, संघनन क्रिया होगी। संघनन क्रिया के दौरान वापस जल में परिवर्तित होती है। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं जल की, ठोस, द्रव और गैस, ये हमें जल चक्र में देखने को मिलती है। आइए हम आपको बताते हैं कि जल चक्र में ये जल की जो तीनों अवस्थाएं हैं कैसे है, ये इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये है जल चक्र, ठीक है। अब हम आपको बोर्ड पर इसके चित्र बना के आपको बताते हैं ये चक्र चलता कैसे है। और इसी चक्र के चलने के कारण ही जब ये मोटरसाइकिल चलता है तभी क्या होता है, जो भौम जल है उसका स्तर बढ़ता है और उपयोग के लायक पानी हमको मिलता रहता है। मान लीजिए ये है हम देख रहे हैं कि जल की तीनों अवस्थाएं जल चक्र में कैसे देखने को मिलती है। और जल चक्र है क्या, ये है नदी, ये है पेड़, ये है सूर्य, क्या होगा, यहां से जब पेड़ पौधों का जो हमने वाष्पोत्सर्जन क्रिया भी पढ़ी थी उसमें क्या था कि जो पौधों में की पत्तियों में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनके द्वारा वाष्पन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। जितनी भी पानी की अतिरिक्त मात्रा है उस स्टोमेटा के द्वारा वापस निकाल दी जाती है बाहर, तो ये क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। और यहां से भी जब पानी गर्म होता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पानी गर्म होता है, गर्म होने पे क्या होता है, ये भाप बन के ऊपर की ओर जाता है। ये क्रिया कहलाती है वाष्पन। जब पेड़ पौधों के द्वारा पानी बाहर निकलता है वो क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। और जब नदी से मतलब जल के स्रोतों के द्वारा पानी भाप बन के ऊपर उठता है तो वो क्रिया कहलाती है वाष्पन।
अब क्या होगा, ये जो भाप ऊपर जाने पर क्या होता है, वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से क्या होता है, ये बादलों का निर्माण करती है, संघनित होता है। और ये बादल है, ये हुई संघनन क्रिया। जब ये वायु ऊपर जाके हल्की होती है, ठंडी होती है, बादलों का निर्माण होता है। जब ये बूंदें भारी होती हैं, तो जैसे बारिश के रूप में ये वापस कहां पे आती है, पृथ्वी पर। और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, ये हो गई वर्षण या बारिश, और विशेष परिस्थितियों में क्या होते हैं, ओले भी गिरते हैं। कभी कभी बारिश के साथ ओले भी गिरते हैं। तो ये है पूरा जल चक्र। तो जो ओले हैं ये हो गए ठोस अवस्था जल की। ओले ठोस अवस्था, ये जो पानी गिर रहा है ये हो गई द्रव अवस्था। और ये जो वाष्पन क्रिया हो रही है या वाष्पोत्सर्जन हो रही है, ये हो गई इसकी गैसीय अवस्था। तो जल चक्र में आपको जो जल के मतलब जल चक्र में जल की आपको तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। ठोस ओले के रूप में जब ऊपर विशेष परिस्थितियों में जब पानी ओलों के रूप में गिरता है तो ये होती है ठोस अवस्था। जब पानी बूंदों के रूप में गिरता है तो ये द्रव अवस्था। और पेड़ पौधों या नदियों के द्वारा पानी का गर्म होकर ऊपर उठना, वो हो गई इसकी गैसीय अवस्था। तो जल चक्र में आपको इसकी तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। आइए हम देखें अब जल का वितरण कैसे हुआ। हर जगह की जलवायु अलग अलग रहती है। कहीं पे आपने देखा होगा कि एकदम सूखा पड़ जाता है और कहीं पर बाढ़ आती है। देखा है ना कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति निर्मित होती है। सभी जगह सामान्य रूप से वर्षा न होने के कारण जल का वितरण एक समान नहीं है। हमने जब मौसम और जलवायु वाला पाठ पढ़ा था तो आपको बताया था कहीं की जलवायु उष्ण यानी कि गर्म है, किसी जगह की आर्द्र है, किसी जगह की शुष्क है। तो ऐसा क्यों है कि ये हर जगह की जलवायु अलग अलग क्यों होती, इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सभी जगह सामान्य रूप से वर्षा न होने के कारण क्या होता है, जो जल का वितरण है वो एक समान नहीं होता। इस कारण कहीं जो वाटर का जल स्तर कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम और कहीं सूखा। तो आइए हम इस पर देखें कि जल का वितरण किस प्रकार से होता है। ये भी दो प्रकार अपन देख समझने के लिए कर सकते हैं। एक है जल समृद्ध क्षेत्र, मतलब जहां पर जल की कमी नहीं है। दूसरा है रेगिस्तान, जहां पर जल की कमी वाला क्षेत्र। जैसे कि रेगिस्तान, ठीक है।
अब जल समृद्ध क्षेत्र में क्या होगा? जल समृद्ध क्षेत्र में क्या होगा? वाष्पन अधिक होगा, मतलब जहां पानी की कमी नहीं है, जहां जल स्रोत पूरे भरे हुए हैं, नदियां, तालाब, झरने, तो वहां पर क्या होगा? वाष्पन की क्रिया अधिक होगी। वाष्पन यानी जल का भाप बनकर ऊपर उठना, वाष्पन क्रिया अधिक होगी। वाष्पन क्रिया अधिक होने से क्या होगा? वर्षा भी अधिक होगी। वर्षा अधिक होने से क्या होगा? यदि वर्षा अत्यधिक हो गई तो बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। जहां पर जल की कमी नहीं है, जो क्षेत्र जल से क्या है? समृद्ध है, मतलब जहां पे जल की कमी नहीं है, जहां पर्याप्त मात्रा में जल है, वहां पर वाष्पन क्रिया अधिक होगी। वाष्पन क्रिया अधिक होगी तो वर्षा अधिक होगी। कैसे? आपको हमने जब जल चक्र बताया था, पानी भाप बन के ऊपर उड़ा, फिर वहां पर क्या हो गया कि वो ठंडा हो गया, ठंडा बनने होने के बाद संघनन की क्रिया के द्वारा क्या हुआ? वो बूंदों के रूप में जमा, और जब वो बूंदे भारी हो गई तो जमीन पर वापस आई, तभी वर्षा होती है ना। तो वाष्पन अधिक होगा तो वर्षा अधिक होगी, वर्षा अधिक होगी, और यदि वर्षा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। अब जल की कमी वाला क्षेत्र जैसे कि रेगिस्तान, रेगिस्तान में क्या होगा? पानी नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ पे वाष्पन की क्रिया भी नहीं होगी। जब वाष्पन की क्रिया ही नहीं होगी तो क्या होगा? कम वर्षा होगी, है ना। यदि वाष्पन की क्रिया यहाँ पे कम हो रही है तो कम वर्षा होगी। और एक स्थिति होगी बहुत कम या ना के बराबर, बहुत कम वर्षा या ना के बराबर। जब वर्षा नहीं हो रही या बहुत कम हो रही या ना के बराबर हो रही, तो उधर पर कैसी स्थिति निर्मित होगी? सूखा या अकाल की। सूखा या वहां पर अकाल पड़ेगा। इसलिए जो जल का वितरण है उधर की जलवायु के हिसाब से अलग अलग रहता है। आपके ये देखिए, ये भारत का नक्शा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा राजस्थान और यहाँ गुजरात, यहाँ पे बारिश कम होती है, जबकि ये वाला मेघालय है ना, इधर पर अत्यधिक बारिश होती है। इधर का जो है मेघालय में मासिन राम में बारिश सबसे अधिक होती है। मेघालय नाम इसका क्यों? जैसे नाम मेघ, बादल को क्या बोलते हैं? मेघ बोलते हैं, और बादल भी बारिश लाते हैं, तो मेघालय का नाम मेघ यानी बादल, और आलय यानी घर, यानी बादलों का घर। इधर पे सबसे ज्यादा, जैसे नाम से स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत अधिक, पहले चेरापूंजी में होती थी, आजकल मासिन राम में बारिश सबसे अधिक होती है। तो इसलिए जो जल का वितरण है सब जगह अलग अलग है। जहाँ के पानी के स्रोत जहाँ कम है, जहाँ बारिश कम होती है, वहां पे पानी की कमी होती है। जहाँ भरपूर पानी बारिश होती है ना, जहाँ पे जल स्रोत अच्छे हैं वहां बारिश अधिक होती है। बारिश अच्छी होने से जो भूमि में जो जल है, भूम जल है, उसका स्तर बना रहता है। यदि वो है तो जल चक्र निरंतर इसी कारण चलता रहता है। जल चक्र के कारण ही भूम जल में, भूमि में जल की पूर्ति होती है। अब हम देखेंगे कि ये जो जल है, भौम जल क्या है?
भौम जल को समझने से पहले, भौम यानी भूमि, भूमि के अंदर पाया जाने वाला जल क्या कहलाएगा? भौम जल। आपने देखा होगा कि जब बोरिंग होती है ना, किसी भी जगह पर बोरिंग कराना या ट्यूबवेल कराते हैं तो पहले उस जगह पर टेस्टिंग करी जाती है कि उस जगह में पानी है या नहीं। उधर वाटर लेवल चेक करा जाता कि ऐसा तो नहीं हम यहाँ पे बोरिंग करा रहे हैं या ट्यूबवेल खुदवा रहे हैं तो वहां पे पानी निकलेगा भी कि नहीं। तो उसके लिए क्या करा जाता है? उस लेवल को चेक करा जाता है कि ये जगह ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे पानी की कमी हो, पानी है कि नहीं। तो भौम जल समझने से पहले हमें भौम जल स्तर के बारे में समझना पड़ेगा। मान लीजिए यदि आपने यहाँ पे ये जमीन है, यहाँ पे आपने खुदाई करना शुरू करी, यहाँ तक पहुंचे और यहाँ से गीली मिट्टी, आर्द्र भूमि जल आर्द्र मिट्टी निकलना शुरू हो जाती है मानी। और एक जगह ऐसी है कि आपने खुदाई करी और यहाँ तक आपको, यहाँ से आपको गीली मिट्टी मिलना शुरू होती है, गीली या आर्द्र। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो जगह है जहां से गीली मिट्टी निकलना शुरू हो रही है ये कहलाएगा भौम जल स्तर। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी है इसलिए क्या हो गया, आपको इधर पे जो खुदाई है वो कम कराना पड़ेगी जबकि इधर पे आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। इधर ये भी जो यहाँ पे जब आर्द्र मिट्टी मिलना, गीली मिट्टी मिलना शुरू होती, ये इसका हो गया भौम जल स्तर। और इसके नीचे जो आपको पानी मिलेगा, इसके नीचे जो पानी मिलेगा, जो द्रव मिलेगा वो रहेगा भौम जल। भौम जल स्तर के नीचे जो पानी मिलेगा वो मिलेगा भौम जल। तो भौम जल क्या है? भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला द्रव भौम जल कहलाता है। अब देखेंगे हम अंतःस्यंदन क्या है। अंतःस्यंदन क्या है? अंतः यानी अंदर, स्यंदन यानी रिसने वाला। भूमि के जल का रिसाव अंतःस्यंदन कहलाता है। कैसे रिसाव होता है? जब बारिश होती है तो ये बारिश का पानी क्या होता है? धरती के अंदर रिसता है, तो ये कहलाता है अंतःस्यंदन। किसे कहेंगे? भूमि में जल का रिसाव। भूमि में जल का रिसाव क्या कहलाएगा? अंतःस्यंदन। अब हम देखेंगे कि भौम जल स्तर का अपक्षय कैसे होता है, कैसे उसको जो स्तर है वो नीचे क्यों जा रहा है, किन कौन से कारण है ऐसे जिससे भौम जल स्तर का अपक्षय हो रहा है। ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण ये जो जल स्तर है, वाटर लेवल नीचे होता जा रहा है? कौन कौन से कारण हो सकते हैं?
भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा के जल से होती है। और ये जल कैसे पूर्ति करता है? हमने बताया अंतःस्यंदन, मतलब भूमि के अंदर जल का रिसाव होता है, उसके द्वारा ही भूमजल स्तर जो है उसका बना रहता है। लेकिन ये स्तर निरंतर गिर रहा है, इसका कारण है जनसंख्या में वृद्धि या जनसंख्या प्रसार। इससे भूमजल कैसे प्रभावित हुआ? जब क्या हुआ, लोगों ने जो खुली जगह पर, अब जनसंख्या बढ़ी तो रहने के लिए जगह भी चाहिए, अपने खुली जगह में या पेड़ पौधों को काट कर मकान बनाना शुरू कर दिए। जब खुली जगह बची नहीं, जब जगह ही नहीं है तो पानी कहाँ से रिसाव होगा उसके अंदर। इसलिए जो जनसंख्या प्रसार के कारण भी भूम जल स्तर में कमी आई, क्योंकि खुली जगह मिली नहीं। आजकल देखिए, पहले समय में क्या होता था, रोड के किनारे एक कच्ची जगह छोड़ दी जाती थी, मिट्टी वाली जगह छोड़ दी जाती थी। आजकल पूरी रोड सीमेंटेड है। वो रोड जगह छोड़ने का कारण यही था कि जब बारिश हो तो पूरा पानी बेकार ना जाए, उस कच्ची वाली जगह से, रेतीली जगह से वो पानी रिस के जमीन के अंदर चला जाए और उसका भविष्य में उपयोग किया जा सके। दूसरा कारण है बढ़ते उद्योग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल कितना आवश्यक है, हर कार्य के लिए जल आवश्यक है। जब उद्योग बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो वहां की भी पानी की आवश्यकता अधिक हो गई। आवश्यकता अधिक होने के लिए क्या करा, बोरिंग वगैरह करा, और वहां पे जब मशीनें लगी और जगह वहां पे भी रिसाव के लिए नहीं बची, तो वो भी एक कारण है भूजल स्तर गिरने का। और तीसरा कारण है कृषि कार्य। कृषि के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, उसमें भी पानी का अत्यधिक उपयोग होता है, वो भी एक कारण है भूम जल स्तर गिरने का। तो हम देखते हैं कि हमारा जल का जो स्तर है वो गिरने ना पाए, उसके लिए हम जल का प्रबंधन, हमारा जो भूम जल स्तर है वो गिरने ना पाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। चलिए हम आपको एक दोहा बोल के बताते हैं, आप गैस करिएगा कि हम किसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। संचित करिए जल सदा, यह जीवन आधार। संचित करिए जल सदा, यह जीवन आधार। पानी अब कैसे बचे, मन में करो विचार, मन में करो विचार। आप समझ ही गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये है जल प्रबंधन, कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि पानी का हम उपयोग कर सके। आप लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग सुना होगा, कि वर्षा के जल को कैसे बचा के, कैसे संचित करके रखा जाए कि हम उसका उपयोग पशुओं उसका उपयोग, उस पानी का उपयोग पशु पीने में कर सके, कृषि कार्यों में कर सके। तो वर्षा के जल को पाइपों के सहारे एक जगह पर स्टोर करके करा जाता है, वो कहलाता है वाटर हार्वेस्टिंग। और उस जल का उपयोग पशुओं को पानी पिलाने में, कृषि कार्यों में कर सकते हैं। दूसरा, बावड़ी बनाई जाती थी पुराने समय में, अपने यहाँ भी जबलपुर में मदन महल के वहां है, लेकिन उसका उचित देखभाल ना होने के कारण वो थोड़ी आज काम नहीं कर रही। उन बावड़ियों में भी क्या करा जाता था, वर्षा के पानी को संचित करके
रखा जाता था। चेक डैम, जहां पर पानी कम, जैसे रेगिस्तान वगैरह, मतलब राजस्थान वगैरह में जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहां पर चेक डैम बनाए जाते हैं। क्या करा जाता है, जो पानी के स्रोत होते हैं नदी के किनारे, ऐसे चेक डैम बनाए जाते हैं। उनकी सहायता से पानी को संग्रहित करके रखा जाता है। तो इन तरीकों से हम जल का उपयोग, बारिश वाले जल का उपयोग कर सकते हैं, ताकि जो हमारा जल का स्तर है, भूम जल स्तर नीचे गिरने ना पाए। अब आप क्या कर सकते हैं, और आपको अपने व्यवहार में क्या लाना चाहिए कि आप पानी की बचत कर सकें। जब भी आप ब्रश करते हैं तो क्या करना है, नल को खोलकर नहीं रखना है। आप तभी नल चालू करें जब आप कुल्ला कर रहे हो। पानी आपको जितना पीना है उतना ही लीजिए। ऐसा नहीं कि एक गिलास पानी ले लिया और थोड़ा सा पिया और फेंक दिया। नल को कभी खुला ना छोड़े। ऐसे अपने व्यवहार में आप इस आदत को शामिल करें। इस प्रकार आप जल को बचा सकते हैं। अब यदि पादपों को पानी ना मिले तो क्या होगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो आपको प्राण वायु नहीं मिलेगी। तो पानी उनको जीवित रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। आइए हम लेसन खत्म करने से पहले आपको थोड़े से दोहे बताते हैं कि पानी की बचत करना क्यों जरूरी है। जल जीवन का मूल है, कर लो संचित नीर। इसके बिना जीवन नहीं, समझो सबकी पीर, समझो सबकी पीर। पानी से इस जगत में जिंदा हर इंसान, पानी से इस जगत में जिंदा हर इंसान। इसका तुम संचय करो, ये जीवन वरदान, ये जीवन वरदान। पानी सब सून है, नदियां बनती रे। पानी सब सून है, नदियां बनती रे। जल जीवन आधार है, मानव रहो सचेत, मानव रहो सचेत। तो बच्चों, इसके साथ हमारा ये अध्याय यहीं खत्म होता है। हम अब आपको मिलेंगे नए अध्याय के साथ नए साल में। तब तक के लिए